अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में आज पीएम केयर्स फंड के मुद्दे पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर ऐसा हमला बोला कि 4 बार के स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चल पाई और अब से कुछ समय पहले लोकसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए बीजेपी ने जहां अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री सक्षम हो पा रहे हैं इस बात का उल्लेख किया, वहीं कांग्रेस ने हमला बोला कि लॉकडाउन के कारण जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, कोरोना की स्थिति को सरकार संभाल नहीं पाई है और यहां तक कि जिस तरह से बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री के जो भी कार्य हैं उनका यशगान कर रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के पेज पर डिसलाइक्स मिलना शुरू हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या है ये पूरा विवरण, इसके बारे में आपको आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तृत तरीके से बताएंगे। राज्यसभा की भी बात करेंगे जहां पर आज महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी मिली है और खास तौर पर हंगामा इस बात पर भी हुआ जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर हम देशद्रोही हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या है आज का दोनों सदनों का विवरण, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि कोरोना वायरस संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को तूफान से निकालकर बचाने का काम किया गया और आज भारत बदल रहा है तथा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वर्ष 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने यह भी कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगों के यह दस्तावेज आत्मनिर्भरता के लिए एक घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में एक तूफान फैला हुआ है, यह हमारा सौभाग्य है कि इस तूफान में देश की नैया एक ऐसे माझी के हाथ में है जो हमें सुरक्षा की तरफ लेते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस आपदा को अवसर में बदला, हम सिर्फ देश को बचाने में नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। जयंत सिन्हा ने कहा कि आपदा मोचन के लिए पर्याप्त राशि दी गई, कोविड से जुड़ी तैयारियों के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा जनवरी में हम सिर्फ 10 जांच प्रतिदिन कर पाते थे, लेकिन आज हम प्रतिदिन 10 लाख जांच कर पा रहे हैं, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। जयंत सिन्हा ने कहा कि हमने 70 साल में 48,000 वेंटिलेटर बनाए थे और सिर्फ 70 दिन में 50,000 वेंटिलेटर बनाए हैं। आज हम मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर निर्यात कर रहे हैं। हजारीबाग से लोकसभा सदस्य सिन्हा ने कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को अनाज दिया जा रहा है, जन धन खातों में हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई, किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी किसानों को काफ़ी धनराशि दी गई। उन्होंने कहा कि शहरों से गाँवों को लौटे मजदूरों के लिए कदम उठाए गए, मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया ताकि लोगों को काम मिल सके। भाजपा सांसद ने कहा कि कोरोना महामारी के समय शुरुआत में 6 करोड़ लोग मनरेगा में काम करने लगे थे और अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के कारण अब 2 करोड़ से कम लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। जयंत सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि कर्ज बाजार को संतुलित रखा गया है ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। दुनिया के ज़्यादातर देशों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, लेकिन भारतीय रुपया स्थिर रहा है। दुनिया भर में हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसा है। उन्होंने कहा हम सिर्फ आपदा से बच नहीं रहे बल्कि देश को बदल भी रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था, रोजगार और कोरोना संकट की स्थिति को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं रही और यह अब नो डेटा सरकार बन चुकी है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और वर्ष 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि जिस मनरेगा को भाजपा के लोग मरेगा कहते थे, आज वही रोजगार का बड़ा सहारा बन गई है। उन्होंने दावा किया कि आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे यहाँ तक आ गए, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही, अब उनके पेज पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिलना शुरू हो गए हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी जीडीपी करीब 24% गिर गई। उन्होंने कहा आप लोग मनरेगा को मरेगा कहते थे, लेकिन यह मनरेगा सबको बचाता है, अब आप लोगों को भी यही मनरेगा बचा रहा है। संपर्क सरकार ने जो कानून बनाया था उसके कारण ही आप इसके तहत लोगों को पैसे दे रहे हैं। चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के समय राज्यों की अनदेखी हो रही है,
चौधरी ने कहा कि आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आपने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की, लेकिन ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने क्या कहा उसे देखना चाहिए, यह एक धोखा था। उन्होंने सवाल किया, आप बिना तैयारी के आपने लॉकडाउन कर दिया, नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग सड़क पर चलने लगे, लोगों की सड़कों पर मौत हुई। इस बारे में कोई ब्यौरा सरकार ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, आपके पास नौकरियों का कोई डेटा नहीं है, आपके पास किसी चीज़ का डेटा नहीं होता, यह नो डेटा सरकार बन गई है। चौधरी ने कहा कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का क्या भविष्य है? आप 2024 तक आप 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने कहा कि आज देश की संपत्तियों और सार्वजनिक इकाइयों को सरकार बेच रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने कहा था कि लोगों के खाते में 7500 रुपये मासिक भेजा जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फरवरी महीने में ही कह दिया था कि कोरोना संकट विकराल होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। चौधरी ने कहा कि आज देश कोरोना के मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया, यह चिंता का विषय है। उन्होंने यह दावा भी किया कि इस सरकार में अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि अर्थव्यवस्था में 24% की गिरावट आई, ऐसी स्थिति में हम चीन से कैसे तुलना करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख मानकों घरेलू उपभोग, निजी क्षेत्र के निवेश, सरकारी निवेश और निर्यात पर देखें तो यह बहुत खराब स्थिति में है। रॉय ने सवाल किया, वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि हम इस अंधेरी गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे। इससे पहले गत सोमवार से चल रहे संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पहली बार शुक्रवार को शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। कराधान और अन्य विधियां, कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट विधेयक 2020 पेश किए जाने के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा गांधी परिवार पर टिप्पणी एवं कुछ अन्य भाजपा सदस्यों की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। 4 बार के स्थगन के बाद शाम 6 बजे कार्रवाई शुरू होने पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कराधान विधेयक रखे जाने के दौरान मेरे द्वारा तथ्य रखते समय किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे भी इस बात की पीड़ा है। ठाकुर के इस बयान के बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली और वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों और वर्ष 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में जब सारा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, तब संसद सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन की कुछ मर्यादा है। उनके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस गरिमा को बनाए रखने का काम किया, सदस्यों ने भी आसन को सहयोग दिया है। बिरला ने कहा कि हम तथ्यों पर चर्चा करें, लेकिन बिना तथ्यों के वाद विवाद से बचना चाहिए। हमें सदन की अच्छी परंपरा का पालन करना चाहिए। जो समय बचा है उस समय में सुरक्षित रूप से सदन की कार्यवाही चलानी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा, मेरे लिए सभी सदस्य बराबर हैं, सभी का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। किसी को अगर मेरी किसी बात से पीड़ा पहुंची है तब मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं। वहीं सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसमें दो मत नहीं है कि आपने दायित्व संभालने के बाद से कुशलतापूर्वक कार्यवाही को संचालित किया है और सभी पक्षों के सदस्यों का विश्वास हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आज जो अवरोध पैदा हुआ उसमें भी आपने सूझबूझ के साथ काम किया, जो प्रशंसनीय है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां तक अनुराग ठाकुर की बात है तो वह तेज तर्रार नेता हैं, 4 बार के सदस्य हैं और अच्छे वक्ता हैं। अगर उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो उसकी पीड़ा उन्हें भी है और यह भावना उन्होंने सदन के समक्ष व्यक्त की है। राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी इस भावना से सहमत होंगे और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आसन पर जब अध्यक्ष रहते हैं तो सभी के लिए समान व्यवहार रखते हैं और हम उन्हें संरक्षक मानते हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाकर रखना सभी की जिम्मेदारी है। कराधान और अन्य विधियां, कतिपय उपबंधों का संशोधन एवं छूट विधेयक 2000 पेश किए जाने के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और एक भाजपा सदस्य की टिप्पणी के कारण सदन में हंगामा शुरू हो गया। निचले सदन में विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सवाल उठाए। कुछ सदस्यों ने इस कोष को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष में मिला देने का सुझाव दिया। विधेयक पर कुछ समय तक बोलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम केयर्स के मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बात रखेंगे। इसके बाद ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस विरोध के पीछे तर्क तो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते थे कि ईवीएम खराब है और कई चुनाव हार गए, फिर कहा कि जनधन खराब है, फिर कहा कि जीएसटी खराब है, फिर कहा कि 3 तलाक कानून खराब है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सच्चाई यह है कि विपक्ष की नीयत खराब है, इसलिए उन्हें अच्छा काम भी खराब नजर आता है। पीएम केयर्स फंड का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष के लोग अदालत में चले गए, लेकिन अदालत ने इनकी बातों को खारिज कर दिया। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच नहीं बल्कि देश की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी कर रहा था और प्रधानमंत्री अनेक कदम उठा रहे थे, तब विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शाही
हुक्म की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया। उन्होंने दावा किया कि इस कोष का आज तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम केयर्स कोष पूरी तरह से संवैधानिक रूप से पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी नेहरू परिवार ने देश को नुकसान पहुंचाया। अनुराग ठाकुर ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर कुछ टिप्पणियां की, जिस पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य की टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहते देखी गई। इस पर तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने खड़े होकर गहरी आपत्ति व्यक्त की और कुछ देर तक जोरदार तरीके से विरोध दर्ज कराते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य हों या कोई मंत्री हों, अगर वो उठकर बोलने का प्रयास करेंगे तो मुझे उन्हें नाम लेकर बाहर निकलने के लिए कहना होगा। उन्होंने कोविड-19 से बचने के लिए किए गए इंतजाम का जिक्र करते हुए कहा कि सदस्यों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि कल्याण बनर्जी बार बार खड़े होकर अपनी बात कहते रहे। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि हमने एक भी असंसदीय असंवैधानिक बात नहीं की है, इसलिए अनुराग ठाकुर ने सारा माहौल खराब कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पीएम केयर्स फंड की बात करते हुए कभी प्रधानमंत्री के लिए कुछ गलत नहीं कहा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अनुराग ठाकुर को गांधी परिवार को लेकर बोले गए अपमानजनक शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदस्यों ने अनुराग ठाकुर माफी मांगो के नारे भी लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, आसन के कहने पर भी अगर सदस्य नहीं मानते हैं तब मैं इस तरह से सदन चलाने का न आदी हूं और न चलाऊंगा। सभी सदस्य आचार संहिता बनाए रखें। उन्होंने हंगामे के बीच कार्यवाही 3:50 पर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में शोर शराबा जारी रहा और पीठासीन सभापति रमा देवी ने कुछ ही मिनट बाद कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर शुरू होने पर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और बैठक शाम 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक 3 बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने पर शोर शराबा जारी रहा और पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा ने मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन भत्ते में 1 वर्ष के लिए 30% की कटौती के प्रावधान वाले विधेयकों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को इस सप्ताह के शुरू में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 और संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। राज्यसभा में इन विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा में भाग लेते हुए अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह कदम उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि परोपकार की शुरुआत घर से होती है। ऐसे में संसद के सदस्य यह योगदान दे रहे हैं और यह छोटी या बड़ी राशि का सवाल नहीं है, बल्कि भावना का है। चर्चा के दौरान कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि यहां 70% सांसद सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, लेकिन छोटी सी तनख्वाह से गरीबों और देश के लिए योगदान करने को वे तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन सांसद निधि हमारा पैसा नहीं है, यह गरीबों का पैसा है। पहले तो इसे 2 साल के लिए निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था, निलंबन 1 साल के लिए करते और इसमें भी आधा पैसा यानी 2.5 करोड़ रुपए की कटौती की जानी चाहिए थी। उधर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से संबंधित अध्यादेशों की जगह लेने वाले 2 विधेयकों को शुक्रवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिए और 1 साल का समय देने का प्रस्ताव किया गया है। पहले इसके लिए 2 साल का समय दिया जा चुका है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 में केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए 1 साल के समय का प्रस्ताव किया गया है और अंतरिम अवधि में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अधिकारों का उपयोग करेगा। दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे इस बात का दुख है कि एक माननीय सदस्य ने इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को और होम्योपैथी को, योग को, नेचुरोपैथी को, इन सब सिस्टम्स के बढ़ावे को और इन सिस्टम्स के मेडिकल रिफॉर्म्स को, इन सिस्टम्स में मेडिकल एजुकेशन को और ज़्यादा बेटर ढंग से रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है, जो कि इन बिल्स के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है, उसको एक प्रकार से क्वैकरी को बढ़ावा देने जैसा कहा।
मुझे इस शब्द के ऊपर बहुत कष्ट भी है कि ये इंडियन सिस्टम, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं वो हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं और उनका सबका अपने अपने तरीके से साइंटिफिक बेसिस है। भारत की सरकार हृदय से, आत्मा से और पूरे मन के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और प्रसार के लिए अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। हम अगर मेडिकल एजुकेशन के रिफॉर्म्स के प्रति कमिटेड ना होते और सभी सिस्टम्स के प्रति ना कमिटेड होते तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन ना लाया गया होता, जिसके बारे में आप सबने चर्चा की है। और इसी प्रकार से इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के बारे में और होम्योपैथी के बारे में भी नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसको राज्यसभा ने भी पास किया है और अभी लोकसभा भी उसको पास कर चुकी है। ये यहाँ पर नेचुरोपैथी और योग के बारे में भी माननीय सदस्य ने ये कंसर्न रेज किया है, तो मैं इस सदन को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि नीति आयोग ने एक ऐसा सुझाव दिया था कि योग और नेचुरोपैथी के महत्व को देखकर, जिसको आज प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर सारे दुनिया में इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिला है, इसका भी एक सेपरेट नेशनल मेडिकल कमीशन होना चाहिए और उस दिशा के अंदर डिपार्टमेंट में प्रयास चल रहा है। थोड़े समय के अंदर आप देखेंगे कि योग और नेचुरोपैथी के लिए भी एक सेपरेट मेडिकल कमीशन जो है वो हमारे इसमें आएगा। कुछ लोगों ने, यद्यपि इस बिल से संबंधित नहीं है, लेकिन जो नेशनल मेडिकल कमीशन मॉडर्न सिस्टम्स के लिए पिछले साल बनाया गया था उसके बारे में बताया। उस समय पे भी ये बताया गया था कि उसको शुरू करने के अंदर उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। बहुत ही शीघ्र ये समझिए कि वो सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और कोरोना काल के बावजूद उन सब प्रक्रियाओं को पूरा करके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन जो है देश के अंदर काम करना शुरू करेगा। ये यहाँ पर एक ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दिया गया कि ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हेल्थ को रियून कर रही है, देश की स्वास्थ्य के साथ ना खेला जाए। तो मैं बड़े अथॉरिटी के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत का इतिहास सरकारों के कामों का लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने हेल्थ के रिफॉर्म्स देश में हुए हैं और उनको जितना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, इसको समय जो है हमेशा जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से स्मरण करेगा। तो ये थी दोनों सदनों से आज की खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि दोनों सदनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।